नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। नॉलेज इन्हांसमेंट की आज की हमारी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है देश की आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार। जैसा कि अभी हमने मानसून सत्र में देखा कि गृह मंत्री के द्वारा लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए गए हैं जो भारतीय आपराधिक प्रणाली है उसमें सुधार का प्रस्ताव करते हैं। भारतीय आपराधिक प्रणाली मुख्यतः 3 संहिताओं के माध्यम से अभी तक संचालित की जा रही थी, जिसमें इंडियन पीनल कोड 1960 तथा भारतीय जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 के माध्यम से संचालित की जा रही थी। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के माध्यम से संचालित की जा रही थी। ये तीनों कानून जो थे ये कॉलोनियल माइंडसेट के थे। इनके का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था, जिनमें बदलाव तथा सुधार अत्यधिक आवश्यक हो चुका था समय के साथ। तो उसी आवश्यकता को देखते हुए हाल ही में सरकार ने इन तीनों कानूनों को संशोधित करके नए नामों के साथ प्रस्तुत किया है। जो आपराधिक प्रणाली होती है, आपराधिक जो न्याय प्रणाली होती है, उसमें आपराधिक न्याय से संबंधित कानूनों का वर्णन होता है, प्रक्रियाओं का वर्णन होता है, संस्थाओं या जो उसमें संस्थान जो कार्य करते हैं उनका वर्णन होता है, जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों के अधिकारों तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराधों को रोकना होता है। यह पता लगाना होता है, दोषियों पर मुकदमा चलाना होता है तथा उन्हें दंडित करना होता है। आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत इसमें पुलिस बल, न्यायिक संस्थान, विधायी जो निकाय होते हैं, फॉरेंसिक तथा जांच एजेंसियां इत्यादि संगठनों को भी इनमें शामिल किया जाता है। तो जो भारतीय न्याय प्रणाली है वह काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जिसमें सुधार समय के साथ आवश्यक हो गया था और इन्हीं सुधारों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में गृह मंत्री के द्वारा 3 नए विधेयक पेश किए गए हैं। इस वीडियो में उन्हीं तीनों विधेयकों के बारे में हम जानेंगे, उनसे संबंधित मुद्दे क्या हैं, उनसे संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं तथा इन विधेयकों के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, और समझेंगे कि किस प्रकार से लगातार विभिन्न समितियों के माध्यम से भारतीय आपराधिक जो न्याय प्रणाली है उनमें सुधार की सिफारिश की जाती रही है, चाहे वहरा समिति हो या मलमित समिति हो, माधव मेनन समिति हो या पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन हो। तो इन सभी बिंदुओं को अत्यधिक विश्लेषणात्मक तरीके से इसके वीडियो में हम देखेंगे और भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के जो ये तीनों नए विधेयक है इनके बारे में भी कुछ संक्षिप्त जानकारी जो अभी उपलब्ध है उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को समझते हैं तथा जो ये तीनों विधेयक पेश किए गए हैं लोकसभा के समक्ष उनके क्या क्या प्रावधान हैं, उनसे संबंधित विवाद क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, और एक निष्कर्ष निकालने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखते हैं जो वर्तमान में तीनों विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं लोकसभा में उनके क्या क्या प्रावधान हैं। सर्वप्रथम यह देखते हैं कि यह विधेयक किन नामों से पेश किए गए हैं तथा यह पुराने किस अधिनियम को जो है वह प्रतिस्थापित करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 जो कि इंडियन पीनल कोड 1860 को प्रतिस्थापित करेगा। जो वर्तमान की जो भारतीय दंड संहिता है उसका नाम भारतीय न्याय संहिता रहेगा, इंडियन पीनल कोड के स्थान पर, जो कि 1860 में बनी थी। इसके अतिरिक्त दूसरा जो विधेयक है वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 के नाम से है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि आपराधिक जो न्यायिक प्रक्रिया है 1898 को यह प्रतिस्थापित करेगा। सीआरपीसी जो है वर्तमान में 1974 में जो अधिनियम पारित किया गया था, 1973 में अधिनियम पारित किया गया था और 1974 के माध्यम से वह 1 अप्रैल 1974 में वह प्रभावी हुआ था। उसी जो
अधिनियम था उसके माध्यम से ही वर्तमान में संचालित होता है। तो जो सीआरपीसी है वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 जो साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त हम जान लेते हैं कि ये जो पुराने तीनों अधिनियम थे भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के, उनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, भारत की एक आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसे चार्टर एक्ट 1833 के तहत वर्ष 1834 में स्थापित प्रथम विधि आयोग के मद्देनज़र वर्ष 1860 में तैयार किया गया था। जो प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, उसी की सिफारिश के आधार पर 1860 में भारतीय जो दंड संहिता है उसे अधिनियमित किया गया था। जो भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था वह यह आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है कि किस प्रकार से अपराध में कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। यह वर्ष जो है 1873 में अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ। यह 1973 को अधिनियमित किया गया था और 1974 को 1 अप्रैल को प्रभावी हो गया। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जो मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था। यह भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को, जो साक्ष्य हैं वो किस प्रकार के साक्ष्य भारतीय न्यायालयों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे, कौन से साक्ष्य भारतीय न्यायालयों में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, उनसे संबंधित एक संपूर्ण संहिता थी जिसे अब भारतीय साक्ष्य संहिता जो है वर्तमान में जो तीनों विधेयक पेश किए गए हैं, जिसे भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है उसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा इस संहिता को। देखते हैं आगे। जो आपराधिक न्याय प्रणाली होती है, किसी भी देश की आपराधिक न्याय प्रणाली क्या होती है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली कानूनों, प्रक्रियाओं और संस्थानों का एक समूह है, यानी कि जो संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली रहेगी उसमें कुछ कानून रहेंगे, जैसे कि भारतीय दंड संहिता, उसमें यह बताएगी कि किस अपराध पे कौन सा दंड तथा किस मात्रा में दंड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तो कुछ प्रक्रियाएं तय की जाएंगी कि इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से ही दंड दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। तथा इन सभी कार्यों को करने के लिए कुछ संस्थाएं होंगी, जैसे कि पुलिस बल, न्यायिक संस्थाएं, विधिक संस्थाएं, फॉरेंसिक टीम इत्यादि। उन सभी को भारतीय जो आपराधिक न्याय प्रणाली है इसमें सम्मिलित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होता है व्यक्तियों के अधिकार, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराधों को रोकना, अपराधों का पता लगाना, दोषियों पर मुकदमा चलाना व उन्हें दंडित करना होता है आपराधिक न्याय प्रणाली का। इसमें पुलिस बल, न्यायिक संस्थान, विधिक निकाय और फॉरेंसिक एवं जांच एजेंसियां जैसे अन्य संगठन शामिल होंगे कि उनकी प्रक्रियाएं क्या होंगी तथा वे किस प्रकार से होंगी। जो भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में जो वर्तमान में प्रस्तावित जो परिवर्तन है उसके बारे में अब एक एक विधेयक को हम देखते हैं तथा उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में भी समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 जो प्रस्तावित किया गया है, यह भारतीय दंड संहिता 1860 में परिवर्तन करेगा, न कि परिवर्तन करेगा बल्कि उसे पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर देगा। तो इस भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 के क्या क्या प्रावधान है उन बिंदुओं को देख लेते हैं। इस विधेयक में की जो मुख्य बात है, इसमें आतंकवाद, अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित किया गया है। जो भारतीय न्याय संहिता पेश की गई है नई,
इसमें आतंकवाद, अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह यानी कि जो वर्तमान में आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह जिसे बोला जाता है उसको, तथा देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले जितने भी प्रकार के अपराध होंगे उनको स्पष्ट रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि आपराधिक प्रक्रिया को करते समय, आपराधिक प्रक्रिया का जो निर्धारण होगा उसको करते समय अत्यधिक आसानी होगी न्यायालयों को कि किस प्रकार से उनका निर्धारण किया जाए कि यह किस अपराध के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब उनकी एक स्पष्ट परिभाषा रहेगी तो न्याय प्रणाली भी स्पष्ट रूप से अपना न्याय सुनाने में सक्षम हो पाएगी। यह राजद्रोह के अपराध को रोकने पर केंद्रित है, जिसकी औपनिवेशिक विरासत के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी, जो भाषण और असहमत पर अंकुश लगाता है। यह जो भारतीय न्याय संहिता है, यह पिछला जो भारतीय दंड संहिता थी उसका जो उसकी आईपीसी का सेक्शन 124A जो सेडिशन से संबंधित था यानी राजद्रोह को, उसको प्रतिस्थापित करेगा, क्योंकि इसकी काफ़ी आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि यह औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त है, जिसमें लोगों की सोच को, लोगों के भाषण को इत्यादि को दबाया जाता है, उन्हें सरकार की एग्जीक्यूटिव की आलोचना करने से रोकता है, जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के विरुद्ध है। इसलिए इस आधार पर इस सेक्शन की 124A की लगातार जो है वह आलोचना की जाती रही है, जिसको सरकार ने ध्यान दिया और राजद्रोह जो 124 था इसको प्रतिस्थापित कर दिया है। और वर्तमान में इसकी एक स्पष्ट परिभाषा जो नए कानून है भारतीय न्याय संहिता उसमें देने का प्रयास किया है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक जो 2023 है उसमें मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर विषय को भी अत्यधिक संवेदनशीलता से लिया गया है और इसमें अधिकतम सजा जो है वह मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। जो मॉब लिंचिंग है यानी कि भीड़ द्वारा जो हत्या कर दी जाती है लोगों की अफवाहों के चलते, उससे निपटने के लिए इसमें जो अधिकतम सजा है वह अब मृत्यु दंड तक दी जा सकती है, जो हाल के वर्षों में खतरा रहा है। इसमें विवाह के झूठे वादों पर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 10 वर्ष तक के कैद का जो है वह प्रस्ताव किया गया है, जो धोखे और शोषण के समान रूप हैं। यानी कि महिलाओं से झूठे वादे करके, उनका शोषण करके, उनको धोखे में ला करके उनके साथ यौन संबंध बनाना और उसके बाद गायब हो जाना, इसको एक गंभीर अपराध के रूप में इस संहिता में लिया गया है और इसमें जो सजा है वह 10 वर्ष की है, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय जो न्याय संहिता है उसमें अगला प्रावधान यह देखते हैं कि यह विधेयक जो है वह विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का परिचय देता है। सामुदायिक सेवा यानी कि जो कोई यदि अपराध होगा, कोई विशिष्ट प्रकार का अपराध होगा तो उसकी सजा के लिए उसे सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी। इससे संबंधित अभी कुछ अस्पष्टता अत्यधिक आई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ही यह विधेयक और अधिक आएगा तब पब्लिक डोमेन में आएगा तो सामुदायिक सेवा से संबंधित अन्य नियम और विनियमन बनाए जाएंगे, जिससे और अधिक स्पष्टता होगी। यहाँ पर यह सिर्फ जान लेते हैं कि कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए जो सजा होगी वह सामुदायिक सेवा के रूप में होगी, जिससे अपराधियों द्वारा जेलों में जो भीड़ बढ़ रही है उसको रोका जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह अपराधियों द्वारा जेल में जो भीड़ बढ़ रही है उसको रोकना है। इस विधेयक में जो चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम जो अवधि होगी वह 180 दिनों की तय की गई है, जिससे मुकदमों इत्यादि में देरी ना हो तथा कोई भी निर्णय जल्द ही किया जा सके। इस विधेयक में कहा गया है कि पुलिस को शिकायत की स्थिति के विषय में 90 दिनों में सूचित करना होगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ सकती है। तो भारतीय जो न्याय संहिता 2023 है, यह विधेयक के रूप में जो अभी लोकसभा में प्रस्तुत की गई है, यह काफ़ी प्रोग्रेसिव अभी वर्तमान बिंदुओं से दिख रही है, परंतु इसके कुछ
जो नकारात्मक बिंदु भी हैं, जो विवाद के विषय बने हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। इसके बिंदुओं को देखने तथा समझने के बाद अब जो अगला विधेयक है उसको देख लेते हैं, जो कि सीआरपीसी को प्रतिस्थापित करेगा, जो नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 जिसको हम जानते हैं। देखते हैं कि यह इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित किए गए हैं। यह परीक्षणों, अपीलों और गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 है, वह अपील इत्यादि में, गवाही में प्रौद्योगिकी को बढ़ाने की सिफारिश करता है, उसका प्रस्ताव करता है, जिससे कार्यवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति जो है देता है, कि जैसे अपील होगी या सुनवाई होगी या किसी चीज़ का परीक्षण करना होगा तो उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि यह जो दोषी है या जो पीड़ित है उसे कोर्ट में या न्यायालय में के समक्ष लाना ही हो, इसमें प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह जो विधेयक है यौन हिंसा के जो व्यक्तियों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है, जो सबूतों को संरक्षित और बलपूर्वक या हेर फेर को रोकने में मदद करता है। जो यानी कि जो यौन हिंसा से पीड़ित व्यक्ति होगा या जो यौन हिंसा का दोषी होगा, उसका जब बयान दर्ज किया जाएगा तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के माध्यम से अनिवार्य कर दी गई है, जिससे कि बयान में हेर फेर या बलपूर्वक बयान दर्ज ना किया जाए और जिससे नागरिकों की सुरक्षा हो सके। इस विधेयक का जो अगला बिंदु है उसमें यह आवश्यक है कि पुलिस 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय से समझौता उसे अस्वीकार नहीं किया जाए। यानी कि जिस व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक सज़ा दी गई है, यदि उस सज़ा के मामले में उस मामले को वापस लेने से पहले पुलिस को यह चाहिए कि वह पीड़ित से एक परामर्श करे और उसको यह विश्वास दिलाए कि उसके साथ ना तो कोई अन्याय होगा और ना ही उसके न्याय के साथ कोई समझौता किया जाएगा। भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें जो अगला बिंदु है वह है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा जो 41(1) को है, वह धारा 35 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा। यानी कि जो धारा 41(a) थी उसे धारा 35(a) के माध्यम से पुनः नई संहिता में क्रमांकित किया जाएगा। इस परिवर्तन के अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है, यानी यह जो परिवर्तन किया गया है इसमें एक अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम पुलिस उपाधीक्षक की रैंक के किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यह खासकर 3 वर्ष से कम सजा वाले दंडनीय अपराध या 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति के लिए है। जो वर्तमान की सीआरपीसी की धारा 41(a) है, वह यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए एक उच्च रैंक के अधिकारी जो कि डीएसपी रैंक का होगा उससे पूर्व स्वीकृति ली जानी पड़ेगी, और उसी को वर्तमान की जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी उसकी धारा 35 में दिया जाएगा। और उसमें भी यह कहा गया है कि कम से कम जो 3 वर्ष की सजा वाले जो दंडनीय अपराध है उसकी गिरफ्तारी के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम विधेयक 2023 है, यह फरार अपराधियों के संबंध में न्यायालय
को उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति देता है, जो भगोड़ों को न्याय से बचने से रोकता है। यह अत्यधिक प्रोग्रेसिव पॉइंट इसमें दिया गया है कि जो फरार व्यक्ति जो फरार हो जाते हैं उनसे संबंधित मुकदमा जो है वह न्यायालयों में चल सकेगा। वर्तमान संहिता अब जो लागू की जाएगी भारतीय नागरिक सुरक्षा, वह न्यायालय को यह शक्ति देती है कि फरार व्यक्ति पर भी उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जाएगा और उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए उसे दंड भी दिया जाएगा। यह संहिता जो है वह मजिस्ट्रेटों को ईमेल, SMS, व्हाट्सएप संदेशों आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के आधार पर अपराध का संज्ञान जो है वह लेने का अधिकार देता है, जिससे साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सुविधा मिल सकती है। जो यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया है, यह मजिस्ट्रेट को ईमेल, SMS, व्हाट्सएप इत्यादि जो संदेश प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर वह स्वतः संज्ञान ले सकता है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का अपराध किया गया है और वह उस पर वह कार्रवाई शुरू कर सकता है। यह संहिता किसी भी मजिस्ट्रेट को यह पावर देती है। मृत्युदंड के मामले में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, यह मृत्युदंड के मामले में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिन के अंतर्गत और राष्ट्रपति के पास 60 दिन के अंतर्गत दाखिल की जानी चाहिए। यह इस मामले को बताता है। राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, यह संहिता यह भी बताता है। अब जो तीसरा और अंतिम विधेयक है उसके बारे में देखते हैं कि यह क्या बताता है, जिसका नाम भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 है, जो कि भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम था उसको, पुराना साक्ष्य अधिनियम था उसको प्रतिस्थापित करेगा। जो यह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 है, इसमें कुछ बिंदुओं को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं। यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किसी भी उपकरण या सिस्टम द्वारा उत्पन्न या प्रसारित किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित करता है, जो किसी भी माध्यम से संग्रहित या जो प्राप्त करने में सक्षम है। जो यह विधेयक है वह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किसी भी उपकरण या सिस्टम के द्वारा उत्पन्न या प्रसारित किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित करता है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा जो उत्पन्न जानकारी हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा जो प्राप्त की गई जानकारी हो, उसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में परिभाषित करता है तथा इसे संग्रहित करने के लिए भी प्रावधान करता है, जो कि बाद में साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रामाणिकता, अखंडता, विश्वसनीयता आदि के लिए विशिष्ट मापदंड निर्धारित करता है, जो डिजिटल डेटा के दुरुपयोग या छेड़छाड़ को रोकता है। यह जो डिजिटल डाटा जो होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी जो एक प्रावधान करता है, उसके दुरुपयोग को, उसके साथ छेड़छाड़ को रोकता है तथा उसकी प्रामाणिकता, अखंडता, विश्वसनीयता आदि को बनाए रखने के लिए भी प्रावधान करता है। जो भारतीय साक्ष्य विधेयक है, इसका अगला जो पॉइंट है, यह DNA साक्ष्य जैसे सहमत हिरासत की जो श्रृंखला आदि की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जो कि साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। जो वर्तमान में यह विधेयक पेश किया गया है, भारतीय साक्ष्य विधेयक, यह DNA साक्ष्य को भी स्वीकार करता है किसी भी साक्ष्य के रूप में, जो सटीकता और विश्वसनीयता को साक्ष्य के रूप में बरकरार रखने के लिए तथा उसे बढ़ाने के लिए एक उत्तम प्रावधान माना जा सकता है कि किसी भी मामले में अब साक्ष्य के रूप में DNA साक्ष्यों को भी, जो जीन के हिस्से होते हैं, उनको भी स्वीकार किया जाएगा। यह विधेयक जो है वह विशेषज्ञ की राय को मेडिकल राय, लिखावट, विश्लेषण आदि जैसे साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, जो किसी मामले से संबंधित तथ्यों या परिस्थितियों
को स्थापित करने में सहायता कर सकते हैं। यह अधिनियम जो है, यह विधेयक जो है, जब अधिनियम बनेगा तो यह विशेषज्ञ की राय को भी साक्ष्य के रूप में ही मानेगा। यह आपराधिक जो न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में निर्दोष होने की धारणा का परिचय देता है, जिसका अर्थ है कि अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को उचित संदेश से परे दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। यह जो है, यह जो भारतीय साक्ष्य विधेयक है, यह जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी या अपराधी स्वीकार नहीं करता, तब तक वह निर्दोष ही माना जाएगा। अब जो आगे हम यह देखते हैं कि जो वर्तमान में ये तीनों विधेयक प्रस्तुत किए गए, इनकी क्या आवश्यकता थी, यदि इनकी आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी, जो वर्तमान की जो न्यायिक प्रणाली थी, जो वर्तमान का जो जुडिशियल सिस्टम था, इसमें क्या कमियां थी और इसको क्यों परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो जो वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली थी, उसकी समस्याओं में अब देखते हैं कि क्या क्या था। इस प्रणाली के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या अत्यधिक थी। वर्तमान में लगभग 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित है। ऐसा माना जाता है कि जिस गति से भारतीय न्याय प्रणाली वर्तमान में कार्य कर रही है, यदि इसी गति से करती रही तो ये सभी जो मामले हैं उनको अंत तक उनका निर्णय या उनका न्याय करने में लगभग 400 वर्ष लग जाएंगे, जो कि अत्यधिक समस्या का कारण है कि जो मामले हैं वो काफ़ी देर तक, कई मामले जो होते हैं वो 50-50 वर्षों तक लंबित रह जाते हैं, जिससे न्याय की जो उम्मीद होती है वह लगातार कम होती जाती है। जो वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली है भारतीय, उसमें संसाधनों और बुनियादी जो ढांचा है उसका अभाव है। इसमें जो है प्रौद्योगिकी का अभाव है। इसके अतिरिक्त पुलिस बल का अभाव है, फॉरेंसिक कर्मियों का अभाव है। कुछ डाटा के अनुसार देखते हैं कि 135 मिलियन वाले देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 21 न्यायाधीश हैं। यानी कि जो भारत की संपूर्ण जनसंख्या पर यदि न्यायाधीशों का अनुपात देखा जाए तो 10 लाख जनसंख्या पर केवल 21 न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालयों में लगभग 400 रिक्तियां वर्तमान में हैं, जो कि बहुत बड़ी रिक्ति होती है। यह निचली न्यायपालिका के करीब 35% पद खाली हैं। यानी कि जो उच्च न्यायालय से नीचे की न्यायपालिकाएं होती हैं उनमें भी 35% पद खाली पड़े हुए हैं, जो कि मामलों के लंबित होने का एक कारण है। वर्तमान जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें जांच और अभियोजन की खराब गुणवत्ता है। इसमें एजेंसियां जो है अक्सर जो निरपेक्ष और पेशेवर जांच में जो कमी देखी जाती रही है, भ्रष्टाचार की कमी देखी जाती रही है, जवाबदेही की कमी देखी जा रही है, वह लगातार जो है वह जांच एजेंसियों इत्यादि पर सवाल खड़े करती रही है। और इन एजेंसियों पर राजनीतिक प्रभाव तथा राजनेताओं से साठगांठ के आरोप भी लगातार लगते हैं, जो कि वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रमुख समस्याओं में से एक है। जो वर्तमान में आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन देखा जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली पर अधिकतर आरोपियों, पीड़ितों, गवाहों एवं अन्य हितधारकों जो होते हैं उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता रहा है। जैसे कि हिरासत में यातना या यातना से हत्याएं, झूठी जो है वो गिरफ्तारियां, अवैध हिरासत, जबरन बयान इत्यादि की समस्याएं लगातार कभी कभी देखी जाती रही हैं, जो कि एक मानवाधिकारों के उल्लंघन की अत्यधिक गंभीर समस्या है। जो इसमें है वो भारतीय आपराधिक जो न्याय प्रणाली है उसमें अत्यधिक पुराने कानून हैं, जैसा कि हमने देखा, जो कि कॉलोनियल माइंडसेट से बने हुए हैं, तथा जो प्रोसीजर कोड अपनाए जाते हैं, जो प्रक्रिया जो संहिताएं होती हैं वे भी अत्यधिक पुरानी है, जो कि अंग्रेजों के समय में बनी थी, जिसे वर्तमान में बदलने का प्रयास अब किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त द्वितीय जो ARC थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमेटी थी, ने यह नोट किया कि भारत में पुलिस जनता के संबंध असंतोषजनक हैं, क्योंकि लोग पुलिस को भ्रष्ट और अकर्मण्य अनुत्तरदायी मानते हैं, और जो उनके साथ जो परस्पर संवाद होता है नागरिक और पुलिस के मध्य, इसमें भी भारतीय इलाकों में जो अनुपस्थिति देखी जाती है, क्योंकि लोगों और पुलिस के मध्य सीधे संबंध नहीं होते, लोग उन्हें भ्रष्ट, अन्यायी तथा अकर्मण्य मानते हैं, जो कि अत्यधिक गंभीर विषय है। जो भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली है, उसमें लगातार परिवर्तन, उनमें सुधार करने की सिफारिश अनेक समितियों तथा अनेक जो संगठन हैं उनके माध्यम से की जाती रही है, जिसमें कुछ समितियां दी गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। 1993 में गठित ओहरा कमेटी ने राजनीति के अपराधीकरण और राजनेताओं, नौकरशाहों, अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के बीच साठगांठ की बढ़ती समस्या से निपटान हेतु इस समिति का गठन किया गया था, जिसने सिफारिश की कि भारतीय जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें त्वरित सुधार किया जाना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त 2003 में गठित मलमिथी समिति जो थी, मलमिथी समिति, यह आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न पहलुओं को शामिल करने की सिफारिश करती है, जिसमें कुछ सिफारिशें इस प्रकार थी, जैसे कि छोटे मोटे उल्लंघनों के लिए अपराधों की एक नई श्रेणी सामाजिक कल्याण अपराध कहलाती है, जिससे जुर्माना लगाकर या सामुदायिक सेवा द्वारा निपटारा किया जा सकता है। इस जो सिफारिश थी, वर्तमान जो विधेयक भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया है, उसमें इस जो कॉन्सेप्ट था सामुदायिक सेवा का, कम्युनिटी सर्विस का, उसको अपना लिया गया है, जो कि मलमिथी समिति 2003 की सिफारिश पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस समिति की कुछ अन्य सिफारिश थी, जिसमें प्रतिकूल प्रणाली को एक मिश्रित प्रणाली में बदलना, जिसमें तार्किक प्रणाली के कुछ तत्व शामिल हैं, जैसे न्यायाधीशों को साक्ष्य एकत्र करने तथा गवाहों की जांच करने के सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देना। जैसे कि इसमें जो वर्तमान जो आपराधिक प्रणाली है, इसमें कुछ परिवर्तन करके न्यायाधीशों को साक्ष्य एकत्र करने एवं गवाहों की जांच के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है। इसकी सिफारिश मलमिथी समिति 2003 ने की थी। दोष सिद्ध के लिए आवश्यक साक्ष्य के मानक को उचित संदेह से परे घटाकर स्पष्ट जो है सुस्पष्ट और ठोस साक्ष्य करना। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष जो है वह साक्ष्य की गई स्वीकृति साक्ष्य के रूप में स्वीकार बनाना। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे उनके समक्ष जो है वह स्वीकारोक्ति को जो है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना, यानी कि जो किसी अपराधी द्वारा यदि स्वीकार किया जाता है तो उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि वह जो स्वीकार की गई अपराध होगा कि यह अपराध हमने ही किया है, यदि वह किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई हो तो उसे साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए। यह बिंदु इसी को व्यक्त कर रहा है। तो मलमिथी कमेटी की जो 2003 में गठित की गई उसकी कुछ सिफारिशों को हमने देखा। अब आगे चलते हैं। माधव मेनन कमेटी जो कि 2007 में बनी, इस समिति की स्थापना आपराधिक न्याय पर एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने के लिए की गई थी, जिसने कुछ सुझाव दिए तथा कुछ रणनीतियां भी बताई, जिसके माध्यम से भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस सुधार के लिए 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ दिशा निर्देश दिए, और इन दिशा निर्देशों को हम देखते हैं कि पुलिस कार्यप्रणाली के लिए नीतियां बनाने, प्रदर्शन का मूल्यांकन करने
तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करना कि राज्य सरकारें पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डालें। जो 2006 के सुप्रीम कोर्ट के पुलिस सुधार पर कुछ दिशा निर्देश थे, उसमें से एक यह था कि राज्य पुलिस बल जो है उस पर अनुचित दबाव या उस पर अपना प्रभाव न डाले तथा राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की जाए। इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के लिए यह निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करता है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में यह बताया गया कि जो पुलिस महानिदेशक यानी जो डीजीपी होगा, राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होगा, उसका कार्यकाल निश्चित किया जाना चाहिए। त्वरित जांच, बेहतर विशेषज्ञता तथा अन्य लोगों के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की जांच वैधानिक कार्यों को अलग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मियों द्वारा गंभीर कदाचार और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच हेतु राज्य एवं जिला सतह पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। ये सभी जो सिफारिशें हैं वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस सुधार के रूप में 2006 में दी गई थी। अब वर्तमान में जो ये सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, जो तीनों विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं लोकसभा में, उसके जो महत्व है उसको हम देख लेते हैं कि इसके महत्व क्या क्या हैं। जो प्रस्तावित सुधार हैं उसके महत्व क्या क्या हैं, तो हम देखते हैं कि इन सुधारों का उद्देश्य आपराधिक कानूनों को आधुनिक और सरल बनाना है जो पुराने और जटिल हैं। यह सुधार कानूनों को भारतीय भावना और लोकाचार के अनुरूप बनाने में सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त यह सुधार आईपीसी की धारा 124A के तहत कठोर राजद्रोह कानून को निरस्त कर देगा, जिसकी सरकार के आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग हेतु व्यापक रूप से आलोचना की जाती रही है। जो वर्तमान में सुधार प्रस्तावित किया गया है, इस सुधार में आईपीसी की धारा 124 जो कि सेडिशन राजद्रोह से संबंधित है को निरस्त कर दिया जाएगा। जो कि सरकार के खिलाफ जो आलोचना होती है, एग्जीक्यूटिव की जो आलोचना होती थी, उसको दबाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता था, जिसके आधार पर इसकी बहुत समय से आलोचना भी की जाती रही, उसको यह निरस्त कर देगा। इस सुधार में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध जैसे अपराध भी शामिल होगी, जो कि मौजूदा कानून द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किए गए हैं। यह इस कानून का महत्व है। यह जो सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, इसमें कुछ यौन अपराधों को यह लिंग तटस्थ बना देगा, यानी कि जो कुछ अपराध किए जाते हैं यौन अपराध, उनको लिंग तटस्थ बनाएगा, जिसमें महिलाओं के अलावा पुरुषों और ट्रांसजेंडरों को संभावित उत्पीड़न और अपराधियों के रूप में शामिल किया जाएगा। इसमें जो है वह यौन अपराधों में पुरुषों को और ट्रांसजेंडर इत्यादि की समस्याओं को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। जो प्रस्तावित सुधार है, इनमें जांच, अभियोजन तथा जो निर्णय के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा फॉरेंसिक उपयोग को बढ़ावा दिया गया है, जो वर्तमान में प्रस्तावित सुधार हैं। इस सुधार में नागरिकों को किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देकर सशक्त बनाना, चाहे अपराध किसी भी स्थान पर हुआ हो। यह सुधार नागरिकों के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता, गरिमा, गोपनीयता और निष्पक्ष सुनवाई जैसे संवैधानिक अधिकार की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये जो प्रस्तावित सुधार हैं, इनके महत्व को इन बिंदुओं के माध्यम से देखा, जिनके महत्व काफ़ी प्रोग्रेसिव दिख रहे हैं। और इन जो सुधारों के माध्यम से यह कहा गया है कि अपराध कहीं भी हुआ हो, उसकी जो शिकायत हो वह देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में की जा सकती है, जिससे लोगों की स्वतंत्रता, उनकी गरिमा, गोपनीयता इत्यादि की रक्षा की जा सके। जो आपराधिक न्याय प्रणाली में वर्तमान में जो प्रस्तावित सुधार किए गए हैं,
उनसे संबंधित मुद्दे क्या हैं, उनसे संबंधित विवाद क्या है, यह भी हम देखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित मुद्दे क्या हैं, क्या क्या विवाद के मुद्दे हैं। जो प्रस्तावित सुधार यानी विधेयक जो प्रस्तुत किए गए हैं उनमें परामर्श एवं पारदर्शिता का अभाव है। जो ये विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं तीनों, इनमें परामर्श यानी कि अत्यधिक परामर्श नहीं लिया गया। यह हमने देखा कि एक दिन जब ये विधेयक प्रस्तुत किए गए, संपूर्ण देश को उसी दिन प्रस्तुत पता चला कि वर्तमान की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे विशेषज्ञों का परामर्श इसमें नहीं लिया गया। आपराधिक कानून सुधार समिति द्वारा जो ये विधेयक है वह 2020 में ही तैयार कर दिया गया था, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, जिसमें पारदर्शिता की भी कमी है। अभी हमने देखा कि कुछ कुछ बिंदु ही पब्लिक डोमेन में जारी किए गए हैं। तो इस कानून से जो तीनों कानून पेश किए गए हैं उनसे संबंधित अभी अनेक प्रावधान जो है वह प्रसारित नहीं किए गए हैं। इसमें न्यायपालिका और बार, नागरिक समाज या हाशिए पर रहने वाले समुदायों को भी प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था। इस समिति ने व्यापक परामर्श एवं प्रतिक्रिया के लिए अपनी रिपोर्ट अथवा मसौदा विधेयक के रूप में सार्वजनिक नहीं किया। जो आपराधिक कानून सुधार समिति 2020 में गठित की गई थी, इसमें किसी भी नागरिक समाज या न्यायपालिका इत्यादि के सदस्यों का प्रतिनिधि नहीं था। इस समिति ने अपने मसौदे को भी पब्लिक डोमेन में जो है वह प्रसारित नहीं किया गया था। जो वर्तमान के तीनों विधेयक हैं इन पर यह भी आरोप लग रहा है कि यह मानवाधिकारों का संभावित उल्लंघन है। विधेयक की आलोचना अस्पष्ट और वाक्य जो शब्द का उपयोग करने के लिए की गई है, जो आरोपियों, पीड़ितों, गवाहों के लिए, अन्य हितधारकों के लिए उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। जो विधेयक हैं उनकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह आरोपियों, पीड़ितों, गवाहों इत्यादि के मानवाधिकारों की जो है वह उल्लंघन कर सकता है, उनका हनन कर सकता है। उदाहरण के लिए जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 है, जो भारतीय न्याय संहिता वर्तमान में प्रस्तुत की गई है, उसकी धारा 150 के अंतर्गत भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित किया। जो आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के निर्सित जो अपराध है उसकी के समान है। जो सेडिशन लॉ आईपीसी का सेक्शन 124A था उसको जो हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता जो विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया है उसकी जो धारा 150 है उसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को अपराध माना जाएगा। परंतु समस्या तब आती है कि जब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कब खतरे में आई या कौन से कृत्य इसे खतरे में डाल रहे हैं या इसे प्रभावित कर रहे हैं, इसकी अस्पष्ट परिभाषा है। और अस्पष्ट परिभाषा होने के कारण इस जो धारा है 150, इसका आगे पर्याप्त मात्रा में जिस प्रकार 124A का उल्लंघन होता आ रहा है उसके भी दुरुपयोग की संभावना लगातार बढ़ी रहेगी, क्योंकि परिभाषाओं की अस्पष्टता है। तो हमने देखा कि यह किस प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय जो साक्ष्य विधेयक है उसकी धारा 24A के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार होंगे। यह भी अत्यधिक जो है वह विवाद का विषय बना हुआ है कि पुलिस जो है वह यातना के माध्यम से, दबाव डालकर इत्यादि किसी भी प्रकार से कुछ भी बयान किसी भी व्यक्ति से दर्ज करा सकती है, जो कि अब न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होने लगेगा। तो पर्याप्त रूप में इस धारा के दुरुपयोग की संभावना लगातार बनी हुई है, जो कि अत्यधिक गंभीर विषय है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो विधेयक है जो CRPC को प्रतिस्थापित करेगा, उसमें पुलिस को
बिना किसी न्यायिक निगरानी या सुरक्षा उपायों की गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती एवं हिरासत में लेने की व्यापक जो शक्तियां हैं वह प्रदान की गई है। जो वर्तमान का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो प्रस्तावित की गई है उसमें पुलिस को बिना किसी न्यायिक निगरानी या सुरक्षा के उपायों के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, उसके घर की जो तलाशी, उसको हिरासत में इत्यादि लेने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। प्रस्तावित कानूनों में सुसंगत एवं एक रूपता का अभाव है। इसमें विरोधाभासी होने का आरोप लगाया गया है कि ये एक दूसरे से विरोधाभासी हैं, जिसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य जो विधेयक है उसमें दोष सिद्ध के लिए सबूत के मानक उचित संदेश को सुस्पष्ट और ठोस सबूत से बदल देता है, जिसे विधेयक में परिभाषित नहीं किया गया है और यह नहीं समझाया गया है कि कौन से सबूत जो होंगे वो सुस्पष्ट तथा ठोस सबूत होंगे, जिससे यह विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है वह अपराधों की एक नई श्रेणी को भी निर्मित किया गया, जिसे सामाजिक कल्याण अपराध कहा जाता है, जिसे जुर्माना अथवा सामुदायिक सेवा लगाकर समाधान किया जा सकता है, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं करता कि कौन से अपराध इस श्रेणी में आएंगे तथा सामाजिक सेवा जो सामुदायिक सेवा होगी वह किस प्रकार की होगी, जो कि विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। अब जानते हैं कि क्या क्या किए जाने की आवश्यकता है, आगे क्या क्या हम इस संबंध में कर सकते हैं। इन सुधार जो प्रस्तावित किए गए हैं उन पर एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो प्रस्तावित सुधारों में चुनौतियों और संभावित कमियों के समाधान के लिए अधिक समावेशी एवं व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वप्रथम एक समावेशी परामर्श यानी संपूर्ण देश में सर्वप्रथम इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए तथा लोगों की राय इस पर जाननी चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे मानवाधिकारों की रक्षा हो सके, जैसे कि भारतीय जो न्याय संहिता की धारा 150 है जो कि अखंडता, भारत की अखंडता, संप्रभुता इत्यादि को इसमें अपराध की श्रेणी में माना गया है। तो इसमें कुछ अतिरिक्त नियम तथा विनियमन बनाए जाए जिससे यह स्पष्ट हो गए कि किस स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि यह भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता इत्यादि के साथ जो है वह खिलवाड़ किया जा रहा है या उसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों के अधिकार भी बचे रहें। इसके अतिरिक्त सुसंगत कानूनी ढांचा हो, अध्यादेशों में जो मौजूदा कानून में जो स्थिरता और सुसंगतता है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी एकीकरण यानी कि रिकॉर्ड आदि जो साक्ष्य आदि को संग्रह करने में प्रौद्योगिकी इत्यादि का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्षमता निर्माण की जानी चाहिए। सर्वप्रथम इन कानूनों से लाने से पहले भारतीय न्याय प्रणाली जो है उसमें पुलिस बल में और न्यायालयों में, जांच एजेंसियों में एक क्षमता निर्माण करनी चाहिए जिससे वो किसी भी मामले को हल करने में सक्षम हो। उनके पास प्रौद्योगिकी की सुलभता होनी चाहिए, उनके पास संख्या बल होना चाहिए जिससे उन पर अतिरिक्त दबाव न बने। इसके अतिरिक्त जन जागरूकता, पुलिस जन संपर्कों को बेहतर बनाने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत जनता को उसके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जन जागरूकता अभियानों को संचालित किया जाना चाहिए। जनता के समक्ष पर्याप्त मात्रा में नए कानून जो प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और लोगों को यह बताना चाहिए कि यह किस प्रकार से नागरिकों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। तो इस प्रकार हमने जो भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रस्तावित सुधार हैं उनको देखा, उनमें क्या क्या समस्याएं हैं उनको देखा, उनके प्रावधान क्या हैं उनको देखा और आगे की राह क्या हो सकती है उसको देखा। तो इस प्रकार भारतीय जो आपराधिक न्याय प्रणाली में ये सुधार किए गए हैं,
यह अत्यधिक ही प्रोग्रेसिव हैं, जिनकी काफ़ी लंबे समय से आवश्यकता दर्ज की जा रही थी, जो वर्तमान में किया गया। और इनमें अभी कुछ कमियां हैं, जैसे कि इनमें पर्याप्त विशेषज्ञों का जो परामर्श नहीं लिया गया, या इसमें जो मानवाधिकारों से संबंधित कुछ कुछ बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं, उन पर विचार भी किए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार इस संपूर्ण विषय पर हमारी एक राय बनी, और इस विषय पर आपकी क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि यह जो कानून है यह किस प्रकार से लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम होंगे, तथा भारतीय न्याय प्रणाली जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको उत्तम बनाने में, उसको सक्षम बनाने में किस प्रकार से अपनी सहायता करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।